उपाध्याय का जन्म सन 1865 ईस्वी में निज़ामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय तथा माता का नाम रुक्मिणी देवी था। निज़ामाबाद से इन्होंने मिडिल पास कर क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया, पर स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण ये घर लौट गए तथा संस्कृत, फारसी और हिंदी का अध्ययन घर पर ही किया। वे सिख गुरु सुमेर सिंह के यहाँ कवि समाज में समस्या पूर्ति की कविताएं सुनाया करते थे। वहीं इन्हें हरिओध यह उपनाम मिला। एक बंगाली विद्वान ताराचरण से इन्होंने बंगला सीखी। सर्वप्रथम वे निज़ामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए, उसके पश्चात कानूनगो बने। सन 1923 में इन्होंने सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण किया और शेष जीवन साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर ये हिंदू विश्वविद्यालय काशी में हिंदी के अध्यापक हो गए और सन 1941 तक यहीं कार्यरत रहे। 6 मार्च सन 1947 को इनका निधन हो गया था। हरिओध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। इनका साहित्यिक योगदान इस प्रकार है। काव्य ग्रंथों के अंतर्गत प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पद्य प्रसून, चोखे चौपदे, चुपते चौपते, बोलचाल, प्रेमांबु वारिधि, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेम पुष्पोपहार, प्रेम प्रपंच, काव्योपवन, कल्पलता, पारिजात, सत्सई आदि। नाटक में नाटकों के अंतर्गत रुक्मिणी परिणय व प्रद्युम्न विजय व्यायोग। आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली की आलोचना तथा साहित्य संदर्भ। उपन्यासों के अंतर्गत जो अनुदित उपन्यास उन्होंने लिखे हैं उनमें वेनिस का बाका व रिपवान अंकल तथा 2 मौलिक उपन्यास हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल, ये दोनों मौलिक उपन्यास इन्होंने ठेठ हिंदी में लिखे, जो भाषा के नमूने के उदाहरण के रूप में लिखे गए थे, जिनमें उपन्यास कला के उतने दर्शन नहीं होते जितना कि सिर्फ भाषा का एक परिष्कृत रूप दिखाने के लिए लिखा गया है, ऐसा लगता है। उनके एक और उपन्यास वेनिस का बाका में उन्होंने संस्कृत के कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। इन तीनों रचनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे भाषा के दोनों रूप यानी कि कठिन हिंदी व ठेठ हिंदी पर समान अधिकार रखते थे। हरिओध जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। ब्रजभाषा में रसकलश की रचना हुई है, तो प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली में आज तक इतना बड़ा काव्य नहीं लिखा गया। इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें संस्कृत के वर्णवृत्तों अर्थात छंदों का उपयोग किया गया है। हरिओध जी ने लोगों को धर्म की ओर रुचि आकृष्ट करने के लिए प्रिय प्रवास लिखकर कृष्ण के जीवन को लोक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिओध जी ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। महाकाव्यत्व की दृष्टि से भी यह एक सफल ग्रंथ है। इनकी दूसरी उल्लेखनीय रचना है रसकलश। यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस स्वरूप और रस प्रकारों का सूक्ष्म विवेचन है। नायिका भेद वर्णन और ऋतु वर्णन के अंतर्गत इन्होंने कुछ मौलिक स्थापनाएं भी की हैं। इनके द्वारा नवनिर्धारित नायिकाओं में पति, प्रेमिका, परिवार प्रेमिका, लोक सेविका आदि प्रमुख हैं। यानी नए प्रकार की नायिकाओं का वर्णन इनके काव्य में मिलता है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक व वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छी तरह से किया गया है। इनके द्वारा रचित वैदेही वनवास भी एक श्रेष्ठ महाकाव्य है। यद्यपि कथानक के संक्षिप्त होने के कारण इसमें राम का सौंदर्य, शक्ति और शील संपन्न चरित्र पूरी तरह नहीं उभर सका है, फिर भी इसका स्थान खड़ी बोली काव्यों में महत्वपूर्ण है। अपनी करुणा व सरलता में यह काव्य अद्वितीय है। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। इन प्रबंध काव्यों के बाद उनका ध्यान फिर बोलचाल की भाषा की ओर गया। बोलचाल की भाषा में अनेक विषयों पर उन्होंने कविताएं लिखी, जिनकी प्रत्येक पंक्ति में किसी न किसी मुहावरे का प्रयोग अवश्य किया गया है।
ऐसी कविताओं के 2 संग्रह उन्होंने लिखे हैं, चोखे चौपदे व चुपते चौपदे। एक उदाहरण देखें। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पर तुझसे नहीं पटी मेरी। यानी कि पटाना ये मुहावरे का उपयोग यहाँ हमें दिखाई देता है। हरिओत जी आधुनिक युग की नवीन धारा के कवि थे। इन पर गांधीवादी दर्शन और विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। पुरातन संस्कृति का पुनरुद्धार, देश के वर्तमान युवकों का उचित मार्गदर्शन तथा कविता में उपदेशात्मक वृत्ति को इन्होंने आरंभ से ही अपना ध्येय रखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में अवश्य थे, परंतु द्विवेदी मंडल के से अलग तरह का साहित्य सृजन कर रहे थे। ये तत्कालीन समाज सुधार आंदोलनों से प्रभावित होने के कारण इनमें लोक कल्याण की भावना जागृत हो गई थी। इसी समाज सुधार की विचारधारा के अनुसार इन्होंने कुछ सुधारवादी छंद भी लिखे। चोखे चौपदे व चुभते चौपदे के छंदों में इन्होंने बिगड़ती हुई समाज व्यवस्था तथा गिरते हुए मानवीय आचरण पर कटु व्यंग किए हैं। हरिओत जी की काव्य रचनाओं में प्रकृति के सहज स्वाभाविक रूपों का वर्णन किया गया है। ब्रजमंडल की प्रातः बेला, संध्या, गोधूली, नदी तट, ग्वाल बालों के साथ गायों के वन से लौटने, ब्रज के जीवन के लालित्यपूर्ण प्रसंगों के साथ प्राकृतिक परिवेश, इन सारे उनके वर्णनों में साकार हो गया है। धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, आई दोषा फिर गत हुई दूसरा वार आया, यूं ही बीती विपुल घटिकाओं कई वार बीते, आया कोई न मधुपुर से और न गोपाल आए। इसके काव्य में एक और सरल और प्रांजल हिंदी का निर्लंकार सौंदर्य है, तो दूसरी ओर संस्कृत की अलंकारिक पदावली की छटा भी विद्यमान है। एक स्थान पर मुहावरों और बोलचाल के शब्दों की झड़ी लगी हुई है, तो दूसरी जगह उन्हें तिलांजलि भी दे दी गई है। कहीं वर्णनात्मक शैली का अजस्र प्रवाह है, तो कहीं चित्रात्मक शैली का चमत्कार। इन्होंने द्विवेदी युगीन भाषा की कर्कशता में सरसता का संचार किया। छंदों और भावों के अनुरूप भाषा प्रयोग करने का इनमें अद्भुत सामर्थ्य था। वास्तव में खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त बनाने वालों में ये अग्रगण्य हैं। इन्होंने दोहा, कवित्त, सवैया आदि के साथ ही संस्कृत के वर्णवृत्तों यानी छंदों में भी काव्य रचना की है और इनको सभी में समान रूप से सफलता मिली है। उन्होंने प्रिय प्रवास में छंदों का सुंदर प्रयोग किया है। उनके समय में तुकांत कविता पर अधिक जोर दिया जा रहा था, किंतु हरिओत जी के छंदों में अंत्यानुप्रास अथवा तुक का कोई आग्रह दिखाई नहीं देता है। इन्होंने नवीन मौलिक कल्पनाओं के साथ अपनी काव्य कृतियों में रस चित्रण किया है। इनके काल में विप्रलंब यानी कि विरह श्रृंगार, वात्सल्य, करुण एवं शांत रस भाव व्यंजक वर्णन मिलता है। इनकी रस चित्रण की शैली आदर्शवादिता से प्रभावित है, इसलिए विरह वर्णन भी शांत रस के चित्रणों जैसे लगते हैं। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निश दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, उस पर जिसके है सोहती मुक्ता माला, वह नवनलिनी से नैनन वाला कहाँ है, वह नवनलिनी से नैनन वाला कहाँ है। इनकी अपूर्व साहित्य सेवा के कारण ही हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में स्मरण करता है। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर हिंदी जगत ने इनका यथोचित सम्मान किया। नागरी प्रचारिणी सभा आरा ने अभिनंदन ग्रंथ प्रदान कर इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। प्रिय प्रवास पर उन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। पंडित श्रीधर पाठक का जन्म 11 फरवरी सन 1860 को आगरा जिले में जौंधरी ग्राम में हुआ। द्विवेदी युग के पूर्ववर्ती कवियों में
श्रीधर पाठक का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। सरकारी नौकरी के कारण इन्हें कश्मीर और नैनीताल जाना पड़ा, जहां इन्हें प्रकृति निरीक्षण का अच्छा अवसर मिला। श्रीधर पाठक खड़ी बोली काव्य के प्रवर्तक अर्थात प्रारंभ करने वाले कवियों में से हैं। इन्होंने खड़ी बोली के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। इनकी ब्रजभाषा सहज और आडंबरहीन है, अर्थात उसमें दिखावा नहीं है। परंपरागत रूढ़ शब्दावली का प्रयोग इन्होंने नहीं किया है। खड़ी बोली के तो ये प्रथम समर्थ कवि भी कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रजभाषा के क्रियापदों का भी प्रयोग मिलता है, किंतु यह कम महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पूर्व ही इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, क्योंकि सरस्वती को ही खड़ी बोली के परिष्कार के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है, इसलिए इनका यह योगदान महत्वपूर्ण है। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबरी से कविता लिखते थे। उजड़ ग्राम इन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन यानी कि शब्द को ढूंढना और उसका उपयोग करना, इसमें पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसा ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। वे बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। इनकी मौलिक रचनाओं में प्रमुख है कविता संग्रह, मनोविनोद, बाल भूगोल, जगत सच्चाई, सार, कश्मीर सुषमा, आराध्य शोकांजलि, भारत गीत, गोखले प्रशस्ति, गोखले गुणाष्टक, वनाष्टक तथा देहरादून वर्णन आदि। श्रीधर पाठक के काव्य रचना काल में भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार अधिक हो रहा था। भाषा के क्षेत्र में इनका दृष्टिकोण समन्वयवादी था। इन्होंने अनेक अंग्रेजी कवियों का कविताओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। इससे ज्ञात होता है कि श्रीधर पाठक अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने शेफर्ड्स एंड फिलोसोफर, एडविन एंड एंजेलिना तथा ट्रेवलर के हिंदी अनुवाद लिखे तथा इजाबिला के समानांतर इजाबिलिया कृति की सफल रचना की। अंग्रेजी के साथ ही संस्कृत भाषा के भी ये अच्छे जानकार थे। इन्होंने कुछ संस्कृत ग्रंथों का भी हिंदी में पद्यानुवाद लिखकर यानी काव्य में अनुवाद लिखकर हिंदी भाषा के साहित्य को समृद्ध किया। महाकवि कालिदास के संस्कृत नाटक ऋतुसंहार तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद की कथा का इन्होंने हिंदी में काव्य में अनुवाद करके हिंदी प्रेमियों को संस्कृत साहित्य के कथानकों और पुराणों की विषय वस्तु से जोड़ने का प्रशंसनीय कार्य किया। वे भाषा संबंधी प्रयोगों में उदार थे, अर्थात किसी भी भाषा का शब्द वे अपने उसके परिचय के लिए या अपनी भाव को व्यक्त करने के लिए ले लेते थे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के साथ उर्दू, अरबी और फारसी का भी उस समय प्रचलन था। अतः उस समय की साहित्यिक कृतियों में भी इन्होंने हिंदी खड़ी बोली के साथ अंग्रेजी और उर्दू की शब्दावली का प्रयोग जो हो रहा था, इन्होंने भी सभी भाषाओं के शब्दों का उदारता से अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। देश प्रेम, समाज सुधार व प्रकृति चित्रण इनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं। वे राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावनाओं से जुड़े हुए कवि थे। इन्होंने बड़े ही मनोयोग से देश का गौरवगान किया है, किंतु देशभक्ति के साथ इनमें भारतेंदुकालीन कवियों के समान राजभक्ति भी मिलती है। एक ओर इन्होंने भारतोत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी हैं, तो दूसरी ओर जॉर्ज वंदना जैसी कविताओं में राजभक्ति का भी प्रदर्शन किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में देश की वंदनीय भूमि, प्रकृति, जल, मानव विज्ञान आदि के बड़े ही मनोहारी चित्रण किए हैं। भारत के गौरवमय अतीत का गायन करते हुए श्रीधर पाठक ने भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश सिद्ध किया है। हिंद वंदना कविता में भारत को सिरमौर देश निरूपित करते हुए विश्ववंद, स्वर्ग सोपान और सुखधाम विशेषणों से इन्होंने गौरवान्वित किया है। जय विश्व विदित उद्यान हिंद,
जय जयति स्वर्ग सोपान हिंद, जय नगर ग्राम अभिराम हिंद, जय जयति जयति सुखधाम हिंद। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का संदेश दिया है। उस समय देश ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहा था। देश में अनेक समाज सुधार आंदोलन चलाए जा रहे थे। इन सभी घटनाओं का श्रीधर पाठक के कवि मन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वे समाज सुधार के प्रबल समर्थक थे। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में समाज सुधार का संदेश निहित है। श्रीधर जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से नई पीढ़ी को सत्य, धर्म और शुभ आचरण की प्रेरणा दी है। समाज का उत्थान रूढ़िवादी विचारधारा से नहीं हो सकता, इस बात को श्रीधर पाठक जी समझते थे। इसलिए रूढ़ियों और अंधविश्वासों से निजात पाकर जीवन के यथार्थ की ओर उन्मुख होने की बात इन्होंने कही है। विधवाओं की वेदना, शिक्षा प्रचार आदि विषयों पर शिक्षाप्रद कविताएं लिखकर मानव कल्याण के लिए स्वार्थपूर्ण भावनाओं का त्याग कर कार्य करने की प्रेरणा इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से दी। बाल विधवा कविता में इन्होंने विधवाओं की व्यथा का करुणापूर्ण चित्रण किया है। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया है। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति उपासक के नाम से पहचाने जाते हैं। परंतु उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक सीमित थी जो मनुष्य को सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं या जो भव्य और सुंदर होते हैं। प्रकृति के सहज, स्वाभाविक व मनोहारी स्वरूप का एक उदाहरण देखें। विजन वन प्रांत था, प्रकृति सुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लिसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा, सद्य उत्फुल्ल अरविंद नभ नील सुविशाल, नभ वक्ष पर जा रहा था चढ़ा। श्रीधर पाठक जी के काव्य में श्रृंगार, शांत, अद्भुत आदि रसों के चित्रण के साथ ओज, प्रसाद व माधुर्य गुणों के समावेश से रसात्मकता और भाव प्रवणता उत्पन्न हुई है। अर्थात इन्होंने काव्य के तीनों गुणों का उपयोग अपनी कविताओं में किया है। इन्होंने गेय पद शैली में रचनाएं लिखी हैं। इनके छंदों, पदों, कविताओं व प्रगीतों में संगीतात्मक आरोह देखा जा सकता है। लयात्मकता के साथ अंत्यानुप्रास के प्रयोग से कविताओं में प्रवाहात्मकता स्वयं में यानी अपने आप ही आ गई है। अपना स्वार्थ सिद्ध करने को जगत मित्र बन जाता है, किंतु काम पड़ने पर कोई भी काम नहीं आता है। छंद, पद विन्यास आदि से संबंधित नई नई बंदिशें ये बनाया करते थे। अपनी रुचि के अनुसार कई नए तरह के छंद इन्होंने लिखे जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लगते थे। नाना कृपान निज पानी लिए, वपु नील परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी पारिजात मधुपान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर आकृति कोर झुकावत, यह मोर नचावत सोर मचावत, श्वेत श्वेत वग पाती उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित, समीर बिनु धीर चलावत, यह मोर नचावत सोर मचावत, श्वेत श्वेत बग पाती उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिंदु मिश्रित, समीर बिनु धीर चलावत। खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी इन्होंने लावनी या ख्याल के ढंग पर लिखी थी। शांत पथिक की रचना इन्होंने रोला छंद में की। उन्होंने खड़ी बोली में सवैया छंद में रचना की। इस भारत में बन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रय था, जगत तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था, तब प्राकृत विश्व का विश्राम और था, सात्विक जीवन का क्रम था, महिमा वनवास की थी तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था, विश्व संचालक परोक्ष संगीत ध्वनि की ओर रहस्यपूर्ण संकेत भी स्वर्गीय वीणा कविता की निम्न पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजु वीणा बजा रही है, सुरों के सुगीतों की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है, कोई पुरंदर की किंकरी है या कि किसी सुर की सुंदरी है, वियोग तप्तासी भोग मुक्ता हृदय के उद्गार गा रही है, कभी नई तान प्रेममय है, कभी प्रकोपन कभी विनय है, दया है
दाक्षिण्य का उदय है, अनेकों बानक बना रही है, अनेकों बानक बना रही है। भरे गगन में हैं जितने तारे, हुए हैं बदमस्त गत पे सारे। समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है, समस्त ब्रह्मांड भर को मानो दो उंगलियों पर नचा रही है। इस प्रकार उपयुक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि श्रीधर पाठक जी राष्ट्रहित चिंतक, मानवीय मूल्यों के संस्थापक व ओज और तेज की भावनाओं वाले कवि थे। हिंदी खड़ी बोली के उन नायक कवियों में उनको व उनके काव्य को आदरणीय स्थान प्राप्त है।